गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों था। इससे पहले हम पार्ट 3 तक इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। 19वीं सदी के इतिहासकारों की दृष्टि से मौर्य काल का अत्यंत महत्व था। वे मौर्यकालीन कला में स्थापत्य से बहुत प्रभावित थे। अशोक के शिलालेखों यानी कि अभिलेखों में जनता और प्रशासन के प्रति दृष्टिकोण को उन्होंने विनम्रता एवं उत्तरदायित्व का प्रमाण माना। उन्होंने यह माना कि मौर्यों को अपनी पूर्ववर्ती राजाओं की भांति अपना महामंडन नहीं करना था, वर्ण जनता की भलाई ही उनका मुख्य उद्देश्य है। तो महत्वपूर्ण है बच्चों यहाँ पर कि मौर्य साम्राज्य क्यों महत्वपूर्ण था। तो मौर्य साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य ही बच्चों जनता की भलाई। वे अशोक से बहुत प्रभावित थे। अशोक के अभिलेख उसे प्रजावत्सल राजा सिद्ध करने हेतु पर्याप्त थे। उसने केवल देवनाम प्रियदर्शी की साधारण उपाधि ग्रहण की, जो पूर्ववर्ती शासकों की तुलना में उसकी विनम्रता की द्योतक है। 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। तो जैसे पहले भी जिक्र किया था कि अशोक एक ऐसा शासक था जो प्रारंभ में युद्धों को बढ़ावा देता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद वह पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और उसने बौद्ध धर्म अपना जनता की भलाई के लिए वह हमेशा तत्पर रहता था। तो मौर्य वंश के जो शासक हुए उन्होंने जनता की भलाई के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक वृहदर्थ को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना 184 ईस्वी में की थी। अतः 322 ईस्वी में स्थापित मौर्य साम्राज्य मात्र 138 वर्ष में ही समाप्त हो गया। यद्यपि मौर्य साम्राज्य अल्पकालीन सिद्ध हुआ और यह उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया, तथापि इसकी महत्ता को बच्चों इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रथम बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक साम्राज्य के अंग बने, अर्थात भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित हुई तथा कानून एवं न्याय का शासन स्थापित हुआ। या यूं कहें कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना प्रथम बार भारत में मौर्य साम्राज्य काल में ही हुई। इस युग को कला और स्थापत्य के रूप में भी हम बेजोड़ देख सकते हैं। इस प्रकार भारतीय इतिहास में मौर्य काल का बच्चों विशेष महत्व है। आगे जानेंगे, आगे पढ़ेंगे। एक ब्रैकेट में टॉपिक दिया है सेना के लिए हाथी पकड़ना। तो इसमें यह बताया गया है कि लगभग सेना के पास कितने हाथी होते थे, कितनी सेना होती थी मौर्य साम्राज्य के पास। एक शॉर्ट में इसको देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक अत्यंत विशाल सेना थी जिसमें 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा संभवतः 800 रथ थे। 6 लाख उसकी सेना में पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार अश्वारोही और 9,000 लगभग ऐसे सैनिक थे जो हाथी पर सवार। इसके अलावा उसके पास 800 रथ भी थे। तो ऐसा माना गया है। सैनिकों की संख्या समाज में कृषकों के बाद सबसे अधिक थी, यानी कि कृषक सबसे अधिक थे, उसके बाद लेकिन सैनिकों की संख्या थी। अब क्या होता था, मौर्य काल में सैनिकों को बच्चों नगद वेतन दिया जाता था और उनके प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। इसके अलावा सेना के प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाता था। उस समिति में 5-5 सदस्य बच्चे होते थे। अब ये समिति क्या करती थी, अलग अलग उनको कार्य सौंपे गए थे। जैसे जल सेना की व्यवस्था करती थी एक समिति, कौन सी, प्रथम समिति। दूसरी समिति का कार्य था यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना।
तीसरी पैदल सैनिका की देख रेख करती थी। चौथी समिति अश्वारोही सेना की व्यवस्था करती थी बच्चों। पांचवी से जो समिति थी बच्चों गज सेना की व्यवस्था करती थी। जो छठी समिति होती थी उसका कार्य था रथों की सेना की व्यवस्था करना। तो इन सब के ऊपर एक सेनापति युद्ध विभाग का जो है वो प्रधान कहलाता था, अर्थात जो सेना की व्यवस्था को देखता था। नया पॉइंट है राजधर्म के नवीन सिद्धांत, दक्षिण के राजा और सरदार। संगम साहित्य के अनुसार 3 राज्य हैं, दक्षिण के हैं तीनों राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र और केरल। यहाँ पर 3 प्रमुख शासकों का आधिपत्य था बच्चों, या शासन करते थे। 3 राज्य है जिसमें चोल, चेर और पांड्य, इनका उद्भव हुआ, विकास हुआ। तो ऐसा लगता है कि तीनों ही राज्य ईसा पूर्व, प्रथम ईसा पूर्व में ये अस्तित्व में आ चुके थे। कलिंग के प्रसिद्ध जैन शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से भी ज्ञात होता है कि तमिल प्रदेश में 3 राज्य रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। और ये राज्य कैसे थे? बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली थे। तो 3 राज्य, उसमें आपके चोल, चेर और पांडे हो सकते हैं। सातवाहन काल में श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीपों के समूह जिसमें जावा, सुमात्रा आदि के साथ जल मार्ग द्वारा व्यापार होता है, व्यापार होता था, ऐसा जानकारी भी हमें ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त होती है। शक मूलतः सीर दरिया में उत्तर में निवास करने वाली खाना बदोश तथा बर्बर जाति थी। खाना बदोश जाति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी भोजन की तलाश में भटकती रहती। तो यहाँ पर भी शक जो थे वो एक खाना बदोश जाति ही थी। उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रदेशों में यवन सत्ता को समाप्त कर उत्तरापथ एवं पश्चिमी भारत के बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था। और शकों का सबसे महत्वपूर्ण शासक था रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि रुद्रदामन को अपना रक्षक चुना किन्होंने? शकों ने, और उसको महाक्षत्रप की उपाधि भी प्रदान की गई थी। उसने स्वयं उसको धारण किया था। दैविक राजा, कुछ अन्य राजाओं के बारे में भी चर्चा है। कुषाण वंश, नया वंश है कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की। उसका शासनकाल 15 से 65 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कुषाण शासक ने तांबे के सिक्के चलाए बच्चों, प्रचलित हैं वो उस समय के। कुषाण के बाद विम कडफिसेस नाम का एक राजा हुआ। उसने स्वर्ण और तांबे के सिक्के खुदवाए जिन पर उन्होंने खरोष्ठी लिपि में लेख लिखवाए। ऐसा माना जाता है संभवतः कि 65 ईस्वी पूर्व से 78 ईस्वी पूर्व तक उन्होंने शासन किया होगा। मथुरा के पास माट नामक स्थान पर एक विशाल मूर्ति प्राप्त हुई जिससे ज्ञात होता है कि वह महाराजा धीराज या देवपुत्र कहलाता, क्योंकि उस पर खुदा है। पिक्चर भी दिखाई गई है, चित्रों के माध्यम से बच्चों हम समझ सकते हैं। तो अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की कुछ मूर्तियां भी मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के द्वारा कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे, अर्थात जो उन्होंने मूर्तियां बनाई हैं उससे वह स्पष्ट करना चाहते थे कि वह देवताओं के समान है, देवतुल्य हैं। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर, पेशावर, तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर आता है क्वेश्चन, कभी कभी पेपर में भी आ जाता है। 400 मीटर ऊंची विशाल स्तूप बनवाया जिसमें उसने 150 फीट ऊंची मूर्ति जो थी वो बनवाई। वह अपनी देवीय उत्पत्ति में विश्वास करता था। उसे महाराजा धीराज अर्थात देवपुत्र भी कहा गया है।
उसने यह उपाधि चीनी सम्राटों के अनुकरण पर ही ग्रहण की, क्योंकि चीनी सम्राट स्वयं को स्वर्ग पुत्र कहते हैं। तो बच्चों, कुछ भी रहा हो, इतना अवश्य है कि जो कनिष्क है वह कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। क्वेश्चन आता है कनिष्क पर अक्सर एग्जाम में। तो कनिष्क इस वंश का महानतम शासक था। उसने देवपुत्र की उपाधि ग्रहण की थी। वह 78 ईस्वी में शासक बना। उसका साम्राज्य बच्चों कश्मीर से लेकर विंध्या तक, पूरब में उत्तर से लेकर पुरुषपुर पेशावर तक फैला हुआ था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और 101 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये कही गई है कि कश्मीर के कुंडलवन में जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वह कनिष्क के शासन काल में ही हुई थी। कंपटीशन में भी आता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी। तो आपका स्पष्ट उत्तर इसमें होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, आपको ध्यान रखना है। आगे है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। पर्याप्त प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की बहुत प्रशंसा की गई है। गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक बच्चों। उसमें कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने अच्छाई का संचार किया एवं बुराई का नाश किया। वह दयालु एवं विनम्र था, जिसे अभिष्ट सेवा और आज्ञा पालन से मोहित किया जा सकता था। उसने कई लाख गायें दान में दी थी, अर्थात एक दानवीर सम्राट भी था। उसका मस्तिष्क दीन, निर्धन, पीड़ित, असहाय व्यक्तियों की पालना और साधना में जुटा रहता था। हमेशा वह गरीबों के, असहाय के लिए, उनके दुख दर्द में हमेशा तत्पर रहता था। मानव मात्र के प्रति करुणा का वह प्रतीक था। बच्चों, वह इंसान होते हुए भी एक देवताओं के समान था। उसकी तुलना कुबेर, वरुण, इंद्र व अन्य देवताओं से की जाती थी। राजाओं को वह परास्त करता था। इतना बलशाली भी था समुद्रगुप्त, उसने राजाओं को भी परास्त किया। वह अपनी तीक्ष्ण एवं परिकृष्ट बुद्धि, यानी कि बड़ा ही बुद्धिमान सम्राट था। गायन और संगीत में उसने देवताओं के स्वामी इंद्र के गुरु और टुमरू तथा नारद को भी लज्जित कर दिया था। अर्थात संगीत का बहुत ही प्रेमी था, साथ ही साथ संगीत विद्या में निपुण भी था। काव्यों, अनेक कवियों ने उसको कविराज की उपाधि भी प्रदान की थी। कि कविराज की उपाधि किसे दी गई? समुद्रगुप्त को दी गई। आप बता सकते हैं। उसकी रचनाएं बहुत उत्कृष्ट थी। वह उनके माध्यम से विद्वानों की तरह जीवन निर्वाह करता था या उसमें जुटा रहता था। मानवता के प्रति रीति रिवाजों को पूर्ण करने में मानव था, किंतु वास्तव में वह पृथ्वी पर रहने वाला देवताओं के समान ही। चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त देवी का पुत्र, घटोत्कच का पुत्र और श्रीगुप्त का प्रपौत्र था। श्रीगुप्त तथा घटोत्कच के लिए महाराज उपाधि का प्रयोग किया गया है और चंद्रगुप्त प्रथम के लिए महाराज अधिराज की उपाधि उपयुक्त लगती है, प्रतीत होती है। चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य कई साम्राज्यों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इनमें कई साम्राज्य अपने सामंतों पर निर्भर थे। वे अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों के द्वारा किया करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। सामंतों की सेवा के बदले में भूमि दी जाती थी। जो सामंत होते थे, जो सेवा भाव लोग करते थे, उनकी सेवाओं के बदले में उनको भूमि प्रदान की जाती थी। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों, मोहरों, स्मारकों, विदेशी साहित्यों का वर्णन अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। अर्थात हमें उस काल के सिक्के, मोहरे, स्मारक, विदेशी यात्रियों के विवरण प्राप्त होते हैं।
जिससे गुप्त काल की हमें जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण इत्यादि से इतिहास के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कालिदास की अनेक रचना भी हमें उस काल की जानकारी देते हैं, जिसमें शूद्र कृत, मृच्छकटिकम, कामसूत्र आदि महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती हैं। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है, क्योंकि वह उनके शासनकाल में आया था। उनके विवरण से ही पता लगता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो गुप्तकालीन अभिलेखों के प्रयाग स्तंभ लेख उल्लेखनीय है। यह एक प्रशस्ति लेख है जिसे कवि राजा हरिसेन ने लिखा था। उसने समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, उसकी विजयों और उसके व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी से प्राप्त गुहालेख से उसकी दिग्विजयों अर्थात विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। इन सभी अभिलेखों की भाषा विशुद्ध संस्कृत और तिथियां गुप्त संवत की ही है, अर्थात उन अभिलेखों से, उन प्रशस्ति पत्रों से हमें गुप्त काल की संपूर्ण जानकारी बच्चों प्राप्त होती है। गुप्त राजाओं के सिक्के सोने के यानी कि स्वर्ण, रजत और कांस्य, तांबे के होते थे और उन बच्चों उनकी विशेषता यह थी कि उन पर तिथि भी अंकित होती थी। जैसे वर्तमान में भी वर्ष अंकित होता है कि कौन से वर्ष में कौन सा सिक्का बनाया गया। समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी भी सिक्कों से प्राप्त होती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में बच्चों अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? उसमें 2 घोड़े छोड़े जाते थे, यानी कि राजा जो होता था अपना घोड़ा छोड़ता था, जो उस घोड़े को पकड़ता था उसको राजा से युद्ध करना होता था, और जो नहीं पकड़ता था तो उसका मतलब यह है कि उसने राजा की अधीनता को स्वीकार कर लिया है, उस सम्राट की अधीनता को स्वीकार कर लिया है जिसका ये घोड़ा है। तो ऐसा जानकारी प्राप्त होती है कि उसने अपने जीवन काल में अश्वमेध यज्ञ भी किया था। मुजफ्फरपुर जिले में वैशाली से बहुत बड़ी संख्या में गुप्तकालीन मोहरें भी प्राप्त होती हैं। यह मोहरें प्राप्त होती हैं तो जिससे क्या पता चलता है, वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था का भी पता चलता है कि वहाँ का प्रशासन कैसा था, स्थानीय कैसा था। इसके अलावा गुप्त काल के स्मारकों से मंदिर, मूर्तियाँ, स्तंभ, गुहालेख आदि की भी बच्चों जानकारी प्राप्त होती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि गुप्त काल में जो है कला का महत्वपूर्ण विकास हुआ, विशेष रूप से स्थापत्य कला, मूर्ति कला, धातु कला भली भांति होती। और हम यह कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि गुप्त काल का युग भारतीय प्राचीन कला का जो है स्वर्ण युग था। इतिहासकारों ने भी कहा है कि जो गुप्त काल था वह भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अंतिम पॉइंट इसमें आज पढ़ेंगे गुजरात की सुदर्शन झील। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि रुद्रदामन के शासन काल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त के समय में हुआ था, एवं अशोक के समय में इसमें नहरें निकलवाई गई। इस पर भारी वर्षा के कारण जो बांध टूट गया था उसमें 24 हाथ लंबी, इतनी ही चौड़ी तथा 75 हाथ गहरी दरार बन गई। इसके फलस्वरूप झील का सारा पानी बह गया। इस दैवी विपत्ति के कारण जीवन जो था जनता का वह कष्ट में हो गया, चारों तरफ हाहाकार मच गए। क्योंकि इसके पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण में बहुत धन की आवश्यकता होती है, अतः मंत्री परिषद ने इस कार्य के लिए धन व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की। लेकिन रुद्रदामन ने जनता पर बिना कोई टैक्स लगाए अपने व्यक्तिगत कोष से धन देकर अपने राज्यपाल
सुविशाख के निर्देशन में बांध को फिर से मरम्मत करवाया, जिससे तिगुना मजबूत बांध बनवाया। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने गिरनार में सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया। अर्थात जो गुजरात में सुदर्शन झील है बच्चों, उसकी घटना का जिक्र किया है कि प्रारंभ में जो है वह नष्ट हो गई थी और उसका बाद में पुनरुद्धार कराया गया, अर्थात उसको दोबारा से तैयार कराया गया। तो इस प्रकार हमारा आज का ये जो टॉपिक था वो पूर्ण होता है। नए टॉपिक में हम बात करेंगे कि जनता की राजा में छवि जो है कैसी थी, अर्थात राजा को जनता के बीच किस प्रकार माना जाता था, किस प्रकार उसका आदर सत्कार किया जाता था या नहीं किया जाता था, अर्थात बदलता हुआ देहात, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।